हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में, और जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में कि किस तरह से श्रीलंका में जातीय संघर्ष चला और उसके भारत के साथ कैसे संबंध है। साथ ही साथ इसमें हम मालदीव और भूटान के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके भारत के साथ कैसे संबंध है इस बारे में भी हम जानेंगे। और जो दक्षिण एशिया उसमें बहुत सारे समझौते हुए थे, जैसे कि साफ्ता हो गया या फिर यहाँ पे सार्क हो गया, इनके बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है श्रीलंका में जातीय संघर्ष का। जो श्रीलंका है वो मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि श्रीलंका में यहाँ पे चला था सिर्फ और सिर्फ जातीय संघर्ष, क्योंकि श्रीलंका पहले से जब से वो आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पे लोकतंत्र को अपनाया गया था। ना ही वहाँ पे पाकिस्तान की तरह सैनिक शासन आया और ना ही वहाँ पे नेपाल की तरह राजतंत्र आया। जब से वो आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पे लोकतंत्र चला आ रहा है। जैसे कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पे लोकतंत्र चला आ रहा है। लेकिन श्रीलंका है उसे जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा था। तो उसे जातीय संघर्ष का सामना किस तरह से करना पड़ा था ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे एक समुदाय रहता है, सिंहली समुदाय, और ये यहाँ पे बहुसंख्यक है। और साथ ही साथ भारत के तमिल कुछ आकर यहाँ पे बस गए, यानी कि श्रीलंका में बस गए। तो यहाँ पे दो समुदाय हो गए, एक तो सिंहली और दूसरा समुदाय हो गया तमिल। तो कुछ सिंहली को कहना था कि यहाँ पे जो सिंहली है वो बहुसंख्यक है, और साथ ही साथ में जो श्रीलंका है वो सिंहलियों का ही है। इस कारण से जो तमिल लोग हैं उनको रियायत दी जा रही है वो गलत है। इस कारण से उन्हें रियायत नहीं दी जानी चाहिए। ये बात तमिलों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। और उन्होंने 1983 में एक संगठन की स्थापना की, लिट्टे, जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इस तरह से ये संघर्ष चलता रहा। तो भारत के जो तमिल लोग हैं उन्होंने भारत सरकार को कहा कि जो तमिल है वो है तो भारत के ही, और साथ में श्रीलंका में गए हुए हैं। तो कुछ तमिल लोगों ने भारत सरकार को कहा कि श्रीलंका में जो तमिल रह रहे हैं उनकी भारत को सहायता करनी चाहिए, उनके हित में कदम उठाने चाहिए, उसमें आगे बढ़कर आना चाहिए। तो भारत ने सोचा कि हाँ सही है, आना चाहिए आगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत ने इसने थोड़ा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ जो श्रीलंका की सरकार है उससे बातचीत करना भी शुरू कर दिया। लेकिन भारत इसमें 1987 में प्रत्यक्ष रूप से सामने आया था। भारत ने इस विवाद को ख़त्म करने के लिए शांति सेना भी भेजी थी, लेकिन वो यहाँ पे लिट्टे के साथ उलझ गई थी और उसके बाद में इसे असफलता मिली और इसे वापस आना पड़ा 1989 में। उसके बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ मिली और इन्होंने इस मसले को ख़त्म किया, और 2009 में यहाँ पे लिट्टे ख़त्म हो गया और ये जो जातीय संघर्ष था या फिर सशस्त्र संघर्ष था वो भी ख़त्म हो गया। ये तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। अब मैं इसमें आपको बोर्ड में धीरे धीरे समझाऊंगी ताकि आपका दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा। फिर से समझा देती हूँ कि यहाँ पे एक समुदाय है सिंहली, फिर यहाँ पे भारत से कुछ तमिल आकर रहने लगे तो एक समुदाय और आ गया तमिल। उस टाइम में श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। अब जो सिंहली समुदाय है वो बहुसंख्यक थे, तो सिंहली समुदाय का कहना था कि जो श्रीलंका है वो सिर्फ सिंहली का है। इस कारण से जो तमिल है उनको जो रियायत दी जा रही है वो गलत है, उन्हें रियायत नहीं दी जानी चाहिए। तमिल को ये बात अच्छी नहीं लगी, तमिल लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, और इस कारण से उन्होंने सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। और इन्होंने एक संगठन भी बनाया 1983 में जिसका नाम है लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसकी मांग थी कि तमिल लोगों के लिए श्रीलंका में एक अलग से देश बनाया जाना चाहिए। किसके लिए? तमिल लोगों के लिए श्रीलंका में एक अलग से देश बनाया जाना चाहिए। और फिर भारत के कुछ लोग थे जो तमिल थे, उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। तो भारत सरकार इसमें आगे आई और श्रीलंका सरकार के साथ उसने बातचीत करना शुरू कर दिया। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से 1987 में सामने आई थी। में भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी जिसका मुख्य काम था श्रीलंका की जो सरकार है और लिट्टे है इसके साथ जो अनबन चल रही है, यानी इन दोनों में जो अनबन चल रही है या फिर जो मतभेद चल रहे हैं उनको ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसने शांति सेना इसलिए भेजी थी। लेकिन
फिर ये उलझ गई लिट्टे के साथ, वहाँ पे ये लिट्टे के साथ फंस गई, लेकिन बाद में इसे 1989 में वापस आना पड़ा बिना सफलता लिए ही। और कुछ श्रीलंका के लोग थे जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। उनका ये कहना था कि ये श्रीलंका का अंदरूनी मामला है, उसे खुद सुलझा लेगा, तो भारत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो भारत वापस आ गया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की सहायता से ये ख़त्म हो गया, यानी कि जातीय संघर्ष खत्म हो गया। और जो 2009 है, 2009 में लिट्टे समाप्त हो गया और जो सशस्त्र संघर्ष चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। तो ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिया, थोड़ा इजी सा ही है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। और चाहे यहाँ पे श्रीलंका में जातीय संघर्ष चलता रहा, लेकिन इसने अपनी अर्थव्यवस्था को बरकरार रखा, कभी भी गिरने नहीं दिया। यहाँ पे आर्थिक वृद्धि भी हुई और आर्थिक विकास भी हुआ। साथ ही साथ इसने अपने लोकतंत्र को बनाए रखा, लोकतंत्र पे कभी भी आंच नहीं आने दी। और दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ऐसा पहला देश था जिसने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। और श्रीलंका की दक्षिण एशिया के देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी सबसे ज़्यादा है श्रीलंका का दक्षिण एशिया के देशों में। तो इस तरह से चाहे वहाँ पे जातीय संघर्ष चलता रहा, लेकिन उसने बहुत सारे विकास किए, उस विकास से वो पीछे नहीं हटा। और सबसे अच्छी स्थिति अगर दक्षिण एशिया में देखी जाए तो वो श्रीलंका की है। उसका आर्थिक विकास है, सकल घरेलू उत्पाद अच्छा है, उसने उदारीकरण की नीति सबसे पहले अपनाई थी और उसने अपनी जनसंख्या को भी नियंत्रित करके रखा हुआ है। तो ये हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस तरह से चला। अब हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका के भारत के साथ कैसे संबंध है। तो हमारा टॉपिक आता है भारत श्रीलंका संबंध। सिर्फ एक ही बात को लेकर मतभेद आए थे, वो थी जातीय संघर्ष में जो भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी, तो वो श्रीलंका के लोगों को अच्छी नहीं लगी कि भारत क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। उन लोगों का कहना था कि श्रीलंका का अंदरूनी मामला है, इस कारण से उसे इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो इस बात पे थोड़े मतभेद आए थे, लेकिन वैसे इन दोनों में बहुत ही अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है। पहली बात है कि इनमें व्यापार होता है, मुक्त व्यापार होता है, तो इस कारण से इनमें ऑटोमेटिकली संबंध अच्छे ही हैं। दूसरी है, जब यहाँ पे सुनामी आई थी, यानी कि श्रीलंका में जब सुनामी आई थी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई थी। उस तबाही से उभरने के लिए भारत ने इसकी मदद की थी, जिससे इनके संबंध और भी ज़्यादा मजबूत बन गए थे। तो ये थोड़े से पॉइंट थे जो हमने भारत और श्रीलंका के संबंधों में पढ़े। और फिर उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, भूटान और भारत के संबंध। भूटान और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, किसी भी बात को लेकर इन दोनों के देशों के बीच में बिल्कुल भी मतभेद नहीं है। और साथ ही साथ भारत भूटान के साथ व्यापार भी करता है और भारत है जो भूटान को सबसे ज़्यादा अनुदान भी देता है। और भूटान की बहुत सारी हेल्प भी, जैसे कि पनबिजली योजना में भूटान की भारत सहायता भी कर रहा है। इस तरह से भारत और भूटान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, किसी भी बात को लेकर कोई ज़्यादा बड़ा मतभेद नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मालदीव। ये जो भूटान और भारत के संबंध है वो एक छोटा सा टॉपिक था, और उसी तरह से जो मालदीव और भारत के संबंध है वो भी एक छोटा सा टॉपिक है। मालदीव और भारत के संबंध। मालदीव और भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। जो भारत है उसने मालदीव में आर्थिक विकास के लिए और मत्स्य उद्योग के लिए उसकी मदद भी की है, उसको आर्थिक सहायता भी दी है। और साथ ही साथ मालदीव में 1988 में आक्रमण हुआ था, तो मालदीव ने भारत से सहायता मांगी थी, तो भारत ने बिना कुछ सोचे समझे मालदीव की सहायता भी की थी। इस कारण से इन दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध है और सहयोगपूर्ण स्थिति है। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने पढ़ा भारत को छोड़कर बाकी देशों की लोकतंत्र के बारे में, कि वहाँ पे लोकतंत्र किस तरह से स्थापित हुआ, या फिर श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस तरह से आया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो भारत है, भारत की बाकी
देशों के साथ, यानी कि पूरे 7 देश हैं जो दक्षिण एशिया में आते हैं। अब भारत को छोड़ दे तो 6 देश बचे, तो भारत के बाकी के 6 देशों के साथ कैसे संबंध है, हमने ये भी चर्चा की थी। और हमने देखा कि किसी के साथ तनावपूर्ण स्थिति है और किसी के साथ मधुर संबंध है, मतलब ज़्यादातर के साथ मधुर संबंध है। लेकिन हम देखते हैं कि सभी भारत के साथ ही हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके भारत के साथ ही झगड़े हैं, किसी और के बीच में झगड़े नहीं हैं। बहुत सारे देश हैं जिनके आपस में भी झगड़े हैं, जैसे कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में थोड़ी बातों को लेकर अनबन है या फिर मतभेद है, और नेपाल और भूटान के बीच में है, या फिर नेपाल और बांग्लादेश के बीच में भी मतभेद है। तो इनके आपस में भी थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और लेकिन भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा बीच में है। अगर आप दक्षिण एशिया के देशों में देखोगे तो भारत बिल्कुल बीच में है, और काफ़ी बड़ा भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और साथ ही साथ शक्तिशाली भी है। तो इस तरह से, और इसकी सीमा लगभग सभी देशों के साथ लगती है, जैसे कि इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ लगती है। नीचे वाली साइड में देखे जाए तो श्रीलंका और मालदीव भी आ जाते हैं। तो इनकी सीमा रेखा भी सभी के साथ रखती है। तो थोड़ी बातों को लेकर मतभेद हो जाते हैं, वैसे सहयोगपूर्ण स्थिति है। तो ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ समझौते। ऐसा नहीं है कि दक्षिण एशिया के देश लड़ते ही रहते हैं, इनके आपस में समझौते भी हैं और कुछ साझेदारी भागीदारी भी है, और ये आपस में मिलकर कुछ सहयोग भी करते हैं इन देशों में, जैसे कि इनमें व्यापार भी होता है आपस में। समझौते के अगर कदम की बात उठाई जाए तो सबसे पहला कदम इसमें उठाया गया था दक्षेश। इसे हिंदी में कहेंगे तो सार्क, इंग्लिश में कहेंगे तो सार्क, और हिंदी में कहेंगे तो दक्षेश। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लेकिन ये किसी कारण से सफल नहीं हो पाया, और बाद में इन्हीं देशों ने, यानी जो सार्क के सदस्य थे, जो 7 सदस्य थे, वो ही मिलकर एक और संगठन बनाया, साफ्ता। जिसकी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। अब ये साफ ही पता लग रहा है इसके नाम से, मुक्त व्यापार समझौता। इसमें व्यापार को मुक्त करने के लिए जो सीमा शुल्क है, इन देशों में जो सीमा शुल्क लगता है व्यापार पर, उसे कम करने की कोशिश की गई, ताकि इनमें जो व्यापार हो वो निर्बाध स्थिति से हो, आपस में सहयोग की स्थिति ज़्यादा बढ़ने लग जाए। लेकिन कुछ देशों का कहना है कि भारत इसकी ओर में आकर अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली, अपने आप को ज़्यादा फायदा देना चाहता है। लेकिन भारत का ये कहना है कि जो अगर साफ्ता को अच्छी तरह से लागू किया जाएगा, अगर सारे देश, ये जो 7 देश है, आपस में अच्छी तरह से मुक्त व्यापार करेंगे, तो इससे इन 7 देशों को भी फायदा होगा, और साथ ही साथ इनमें सहयोग की स्थिति है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो दक्षेश है वो 1985 में लागू किया गया, और जो साफ्ता है उस पर 2004 में सभी ने हस्ताक्षर किए थे, और 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया था। ऐसा नहीं है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं उन पे कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं होता है। अमेरिका आज के टाइम में एकमात्र महाशक्ति है, और वो तो इसमें हस्तक्षेप जरूरी होगा। यानी वो भी दक्षिण एशिया के देशों के साथ एक अच्छे संबंध बनाना चाहती है, एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है। जैसा कि शीत युद्ध जब समाप्त हो गया था, तो जो अमेरिका है उसने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भारत और पाकिस्तान में थोड़ी अनबन है उसको भी ख़त्म करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो इसमें प्रयासरत है, और साथ ही साथ इन दोनों देशों के साथ उसके अच्छे संबंध है, वो अच्छे समझौते कर रहा है। और भारत के बहुत सारे लोग कनाडा भी रह रहे हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी काम कर रही हैं, यानी बहुत बड़ी आबादी वहाँ भी गई हुई है। तो इस तरह से जो दक्षिण एशिया है उस पर बाहर की शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सिर्फ दक्षिण एशिया में आपस में ही सिमट कर रह जाएंगे, बाहर की शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बाहर की शक्ति का उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि शीत युद्ध का भी प्रभाव पड़ा था, उसी तरह से अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है, तो अब एकमात्र शक्ति कौन सी है? अमेरिका। तो अमेरिका का भी इस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसके अलावा चीन को भी कभी कभी दक्षिण एशिया के देशों में मतलब बात चल जाती है, या
फिर म्यांमार की भी बात चल जाती है, लेकिन दक्षिण एशिया के देशों में सिर्फ 7 देश ही आते हैं जिसमें चीन नहीं आता और म्यांमार या फिर अफगानिस्तान भी नहीं आते, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ये 7 देश ही हैं। तो ये जो हमारा दक्षिण एशिया का टॉपिक था, समकालीन दक्षिण एशिया, वो हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ इसमें किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं। थैंक यू।